हो गया। नॉर्मलिटी तुमको समझ में आ रहा है? नॉर्मलिटी क्या होता है? नॉर्मलिटी जो है वो सॉल्यूट के ग्राम समतुल्यांक भार सॉल्यूशन के पर लीटर में डिजॉल्व होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मलिटी। यानी नॉर्मलिटी बराबर सूत्र होता है विलय का ग्राम समतुल्यांक भार बटा विलय का आयतन किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं, ये तो हमको प्रॉब्लम नहीं करेगा, कौन? ग्राम समतुल्यांक भार ही प्रॉब्लम करेगा, वॉल्यूम प्रॉब्लम नहीं करेगा। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो आते हैं इस पर ग्राम समतुल्यांक भार पर कि ये कैसे कैलकुलेट करें। इसके लिए फॉर्मूला है विलय का ग्राम समतुल्यांक भार बराबर विलय की मात्रा। ये तो क्वेश्चन में दिया होगा, यहाँ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और विलय का समतुल्यांक भार आपको दिया हुआ, निकालना पड़ेगा। तो विलय की मात्रा ग्राम में बटा क्या हो जाएगा? विलय का समतुल्यांक भार। अब प्रॉब्लम आपको करेगा कौन? समतुल्यांक भार। तो समतुल्यांक भार निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या जानना पड़ेगा? हमारे पास 5 तरह के सॉल्यूट होते हैं। कौन कौन? एक एसिड के रूप में, एक बेस के रूप में, एक सॉल्ट के रूप में, एक आयन के रूप में और एक एलिमेंट के रूप में, ठीक है। इन सबके इक्विवेलेंट वेट यानी समतुल्यांक भार निकालने के लिए अलग अलग फॉर्मूला दिया गया है। तो जब हम समतुल्यांक भार निकाल लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? ग्राम समतुल्यांक भार निकल जाएगा। ग्राम समतुल्यांक भार निकल जाने के बाद तो हम नॉर्मलिटी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आते हैं कि ग्राम समतुल्यांक भार निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? समतुल्यांक भार। तो समतुल्यांक भार हम कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है? अम्ल का समतुल्यांक भार। यानी अम्ल का समतुल्यांक भार निकालने के लिए अम्ल का आणविक द्रव्यमान को भाग देना है किससे? क्षारकता से। क्षारकता का मतलब क्या होता है? किसी भी अम्ल में H+ की संख्या क्षारकता होती है। H+ की संख्या से भाग दे देंगे आणविक द्रव्यमान को, क्या निकल जाएगा? समतुल्यांक भार। अब उसी तरह से क्षार का समतुल्यांक भार कहेगा तो क्षार का आणविक द्रव्यमान इसको भाग देना है किससे? अम्लता से। तो अम्लता को क्या बोलते हैं? OH की संख्या। अगर सीधा समझे तो किसी भी क्षार में OH माइनस आयन की जो संख्या होगी उसी को क्या बोलेंगे? अम्लता, ठीक है। उसके बाद आता है लवण का समतुल्यांक भार। लवण का समतुल्यांक भार निकालने के लिए क्या करेंगे? लवण का आणविक द्रव्यमान और इसको भाग देना है धन आवेश की संख्या से। तो किसी भी अम्ल में धन आवेश की संख्या जो कुछ भी आएगा वही आपका क्या कहलाएगा? जैसे हम अगर देखेंगे कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, तो Ca पर चार्ज क्या आता है? +2। Cl पर चार्ज क्या आता है? -1। तो ये चीज हमको +2 की संख्या आपको यूज करना है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? धनावेश की संख्या। तो धनावेश की संख्या से भाग देंगे। उसके बाद आता है कोई भी आयन अगर आ जाए तो आयन का समतुल्यांक भार निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? आयन का आणविक द्रव्यमान देखना है और उसको भाग देंगे आवेश। कोई भी आयन हो, चाहे वो धन आयन हो या ऋण आयन हो, उसको हम लोग आवेश से डिवाइड कर देंगे, आणविक द्रव्यमान निकाल देंगे। जैसे हम बात करेंगे CaCO3 का, CO3 माइनस चार्ज है इस पर। तो C का 12, ऑक्सीजन का 16 × 3 48 12 60 और इसमें भाग देंगे कितना से? 2 से। तो इस CO3-2 आयन का क्या निकल जाएगा? समतुल्यांक भार निकल जाएगा। तो ये आयन का। एक और बताया गया था एलिमेंट का। एलिमेंट का तो मॉलिक्यूलर मास होता नहीं, क्या होता है? एटॉमिक मास। तो एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एटॉमिक मास को उसके ही वैलेंसी से डिवाइड कर देंगे। जब वैलेंसी से हम डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा। क्लियर हो गया? अब इसके बाद यहाँ देखिए 5 चीजें हैं आपके पास में। क्या क्या है? बेसिसिटी क्षारकता, एसिडिटी अम्लता, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज धनावेश की संख्या, नंबर ऑफ चार्ज आवेश की संख्या और एगो आता है वैलेंसी। ये पांचों को एक नाम देते हैं जिसको क्या बोलते हैं? एक्स फैक्टर या एन फैक्टर। आपका ये एक्स फैक्टर है या एन फैक्टर कहलाता है। ये पांचों को एक नाम दिया गया है, एक्स फैक्टर या एन फैक्टर। आगे में जब फॉर्मूला ड्राइव करेंगे नॉर्मलिटी का तो आपको